हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरएम स्टडी। मैं केडी आपको स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आरएम स्टडी पे। तो दोस्तों, फिलहाल एग्जाम तो आपका बहुत ही नजदीक आ गया है। आज आपका एडमिट कार्ड निकलने का डेट है, क्योंकि वो नोटिफिकेशन में दिया था कि 5 तारीख को आपका एडमिट कार्ड निकलेगा। ठीक है, जो लोग अपना एडमिट कार्ड नहीं निकले हैं वो ऑफिशियल साइट पे जाकर एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं, अगर लिंक अवेलेबल हुआ तो आज। तो ये सेशन इसलिए स्पेशल है क्योंकि इसमें जीटीडी का 50 क्वेश्चन डिस्कशन होगा। ठीक है, जीटीडी का 50 क्वेश्चन इधर डिस्कशन होगा। तो आप सब बहुत धैर्य से ये वाला क्लास को अटेंड कीजिए, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से जीटीडी की क्लास कंटिन्यू रहेगा। और अगर एनटी में और कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए, तो एनटी का क्लास भी आपका कंटिन्यू होगा, क्योंकि शॉर्ट पीरियड में हमको सारा चीज कवर करना पड़ेगा। तो जो भी टेलीग्राम चैनल में नहीं है वो टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे एग्जाम जो है वो हर दिन कंडक्ट हो रहा है। आप उधर सुबह को 9 बजे, शाम को 7:30 बजे और रात को 9:30 बजे एग्जाम अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन शुरू करते हैं। चलते हैं आपके पहले क्वेश्चन के साथ। ये रहा आपका पहला सवाल। दिया गया है, consider the following statement regarding the HVDC पावर ट्रांसमिशन। ठीक है, HVDC पावर ट्रांसमिशन में जो क्या क्या चीज, जो तीनों पॉइंट दिया गया है ना, इस तरह सा सवाल दोस्तों बहुत आता है। अभी का पैटर्न के हिसाब से इस तरह सा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह सा पैटर्न पे अगर डाल देगा ना तो आप ऑप्शन पे ही कंफ्यूज हो जाओगे। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं क्या दिया गया है। द मॉडर्न एचवी सिस्टम हैज द 12 पोल्स कन्वर्टर। ठीक है, क्योंकि 12 पोल्स कन्वर्टर आपका हार्मोनिक्स रिड्यूस करने के लिए यूज होता है। सही बात बोला है। डीसी सिस्टम नेवर यूज ग्राउंड ऑफ सी रिटर्न। ये तो भाई नहीं हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता है आपका। मोस्ट प्रेजेंट डे डीसी सिस्टम आर टू टर्मिनल लिंक। ठीक है, टू टर्मिनल लिंक का यूज होता है, जो कि आपका बाइपोलर लिंक यूज होता है, बाइपोलर लिंक यूज होता है। ठीक है, टू टर्मिनल डीसी लिंक आपका ज्यादा यूज होता है। तो ऑप्शन ए और 1 और 3 जो है सही है। तो इसमें से देखने जाए तो ऑप्शन डी में आ रहा है आपका 1 और 3, ऑप्शन डी में आ रहा है, जो कि आपके सही आंसर है। ठीक है, चलते हैं आगे। हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन इज मेनली यूज टू। ठीक है, हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन किस लिए यूज होता है। ऑप्शन में आते हैं ब्लॉक पावर ट्रांसमिशन ओवर लॉन्ग पीरियड डिस्टेंस, interconnecting two systems with the same nominal frequency, eliminating the reactive power requirement in the operation, minimizing the harmonic at the converter station। ये तो नहीं होगा, क्योंकि ये तो आपका 12 प्लस पोल्स वाला कन्वर्टर करता है। eliminating reactive power requirement, ये तो नहीं होगा, क्योंकि आपका सवाल क्या दिया गया है, हाई वोल्टेज डीसी मतलब एचवीडीसी ट्रांसमिशन मेनली क्यों यूज होता है। ठीक है, एचवीडीसी इसलिए दिया जाता है दोस्तों कि आपका अगर ट्रांसमिशन ज्यादा हो, अगर ट्रांसमिशन ज्यादा डिस्टेंस तक हो, उधर आपको डीसी ट्रांसमिशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो लाइन लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए ज्यादा वोल्टेज का आपका ट्रांसमिशन दिया जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है एचवीडीसी ट्रांसमिशन। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसके हिसाब से सही है, जो कि है ब्लॉक पावर ट्रांसमिशन ओवर वेरी लॉन्ग पीरियड डिस्टेंस। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस में ज्यादा पावर जो ट्रांसमिशन होता है, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एचवीडीसी ट्रांसमिशन। चलते हैं आगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास, बहुत कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन डिस्कशन करना पड़ेगा आपको। द कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड इन द डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट पर केवीए डिस्ट्रीब्यूटेड पावर वेरीज एज। ठीक है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड इन द डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट और केवीए डिस्ट्रीब्यूटेड पावर वेरीज। ठीक है, जो आपका कॉस्ट ऑफ द मटेरियल ना, वो डिपेंडेंट करता है उसका एरिया के ऊपर, कितना एरिया पे आपका ट्रांसमिशन होता है। तो चलते हैं, दिया गया है ऑप्शन पढ़ते हैं क्या दिया गया है। स्क्वायर ऑफ द लाइन डायमेंशन सप्लाई एरिया डायरेक्टली अकॉर्डिंग टू द सप्लाई एरिया का स्क्वायर। देखिए, ये वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है, डायरेक्टली अकॉर्डिंग टू द सप्लाई एरिया का स्क्वायर। ठीक है, चलते हैं आगे। For fixed value complex power flow in a transmission line having the sending end voltage, the real power loss will be proportional to। देखिए, रियल पावर लॉस
हर वक्त आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रहता है सेंडिंग एंड वोल्टेज का स्क्वायर के साथ, ठीक है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है आपका, ठीक है। तो आपका रियल पावर लॉस सेंडिंग एंड वोल्टेज का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रहता है सेंडिंग एंड वोल्टेज का स्क्वायर के साथ। तो मिलते हैं आगे। ए ट्रांसमिशन लाइन सेक्शन शोज द इनपुट इम्पीडेंस दिया गया है आपका 36 ओम और 64 ओम रेस्पेक्टिवली, व्हिच इज द शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट। मतलब 36 ओम जो है आपका शॉर्ट सर्किट का है और 64 ओम जो है आपका ओपन सर्किट का है। तो इसलिए क्या दिया गया है, व्हिच ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। तो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या है, ZC मतलब कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ZOC मतलब Z ओपन सर्किट मल्टीप्लाइड बाय ZSC मतलब Z शॉर्ट सर्किट, इम्पीडेंस इन शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो OC कितना दिया गया है आपका, ओपन सर्किट दिया गया है आपका 64 और आपका शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस दिया है कितना 36। अगर इसका रूट ओवर कर लेंगे आप तो ये वाला आपका आ जाएगा 8, ये वाला आपका आएगा 6, तो 48 जो ओम ये आपका आएगा कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। ऑप्शन पे देखिए, ऑप्शन पे डी पे दिया गया है, ठीक है, डी पे जो है 48 ये है आपका सही आंसर। इस वाला सवाल को नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ ये वाला फॉर्मूला को भी नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके लिए, क्योंकि एग्जाम पे इतना ही छोटा छोटा प्रॉब्लम गिरेगा जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं। As the electric regulation in India maximum permissible voltage change in the consumer premises, ये तो आप सबको पता होगा, ठीक है। कंज्यूमर प्रोमिसेस में कितना वोल्टेज वेरिएशन होता है, वो है आपका प्लस और माइनस 6%। अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं, अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करता हूं तो फ्रीक्वेंसी कितना होगा, प्लस और माइनस 3%, ठीक है। मतलब वो ज्यादा वेरिएशन नहीं होता, 49.5 को से लेके 50 हर्ट्ज तक वेरी होता है, ज्यादा वेरिएशन फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, इसलिए प्लस और माइनस 3% आपका इधर सही आंसर रहेगा। चलते आगे। कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसमिशन हैव द एडवांटेज ऑफ, ठीक है, अगर कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसमिशन जो दिया जाता है ना, इसका एडवांटेज क्या है ये आपको जानना चाहिए। एडवांटेज के बारे में पूछा गया है तो ऑप्शन ए में दिया गया है इंक्रीजिंग द शॉर्ट सर्किट करंट एट द सिस्टम। सर्किट में मतलब आपका शॉर्ट सर्किट करंट सिस्टम में फ्लो होने के लिए, और लार्ज रिजर्व ऑफ द लाइन इन केस ऑफ द लाइन टर्बुल, ये तो नहीं होगा। इम्प्रूवमेंट ऑफ द पावर फैक्टर एट द टाइम ऑफ मॉडरेट एंड हैवी लोड, देखिए ये हो गया आपका सबसे सही आंसर, क्योंकि कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसमिशन का जो है इसका एडवांटेज क्या रहना चाहिए, वो है आपका पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना पड़ता है जिस टाइम आपका मॉडरेट और हैवी लोड के अंदर, ठीक है। मॉडरेट और हैवी लोड के अंदर अगर आपका पावर फैक्टर को इम्प्रूवमेंट करना पड़ता है तो उधर ये वाला सिस्टम बहुत ज्यादा प्रिफरेबल रहता है। चलते हैं आगे। कांस्टेंट ड्रॉबैक, ठीक है, वो वाला आपका एडवांटेज में गया था, ये वाला ड्रॉबैक में जाएगा। ड्रॉबैक में देखते हैं क्या है, इंक्रीजिंग द शॉर्ट सर्किट करंट ऑफ द सिस्टम, अच्छा ये तो उसका सही है। लो रिजर्व ऑफ द लाइन इन केस ऑफ द लाइन टर्बुल, ये भी सही है आपका। इंक्रीजिंग रिस्क इंटरप्शन ऑफ द सप्लाई ड्यू टू द फॉलिंग ऑफ द सिंक्रोनस मोटर आउट ऑफ द सिंक्रोनिज्म, देखिए तो इसमें ऑल ऑफ द अबव जो है सही आंसर, क्योंकि सारे के सारे जो तीनों है ना, सारे के सारे उसका ड्रॉबैक है। चलते आगे। द जनरल कांस्टेंट ए फॉर ए मीडियम लाइन हैज द मैग्नीट्यूड, ठीक है। जनरल कांस्टेंट क्या है, क्लोज बट लेस देन 1, ये वाला आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। कांस्टेंट ए मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का मैग्नीट्यूड का है बट लेस देन 1। इस तरह से और एक सवाल है आपके लिए, देखिए ये वाला सवाल जो आपके लिए आएगा ये आपका है होमवर्क, ठीक है, क्योंकि इस तरह सा सवाल आप एग्जाम पे आता है पर बहुत कम देखने के लिए मिलता है। पर ये अब मैं आपको होमवर्क क्यों दिया हूँ, सिर्फ एक रिलेशन में तो इसका बता दूंगा, ये है इसका आंसर, पर आंसर किस तरह से होगा ये आप मेरे को बताएंगे, तब मैं समझूंगा कि आप कितना है आपका मतलब जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और आपका डाउट कितना क्लियर है ये पता चल जाएगा इसमें से। चलते आगे।
द लोड ऑन थ्री फेज फॉरवर्ड डिस्ट्रीब्यूटर आर यूजुअली, ठीक है। थ्री फेज फॉरवर्ड डिस्ट्रीब्यूटर का लोड हर वक्त आपका अनबैलेंस रहता है, ठीक है। और अगर सवाल आएगा कि थ्री फेज फॉरवर्ड डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ ज्यादा यूज होता है, तो ज्यादातर इंडिया में ये वाला आपका ज्यादा यूज होता है, ठीक है। इंडिया में ये वाला आपका ज्यादा यूज होता है, थ्री फेज फॉरवर्ड डिस्ट्रीब्यूटर। चलते हैं आगे। द जनरलाइज्ड कांस्टेंट फॉर ए मीडियम लाइन हैज द मैग्नीट्यूड। ये वाला तो सवाल रिपीट हो गया, तो इसका सही आंसर था ए, क्लोज बट लेस देन 1। अच्छा, बैक टू बैक HVDC is used to, back to back HVDC is used to increasing the transmission capability, decrease the line losses, provide the stable connection, reduce the voltage drop, ठीक है। इसको भी आप आपका होमवर्क मान लीजिए, ठीक है। और उसका आंसर जो सही आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना। हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन रिक्वायर फिल्टर, ठीक है। डीसी ट्रांसमिशन में आपका फिल्टर जो है वो रिक्वायर्ड, ज्यादा फिल्टर रिक्वायर्ड क्यों होता है ये आपको जानना चाहिए। क्योंकि ज्यादा फिल्टर क्यों रिक्वायर होगा, जहां आपका हार्मोनिक्स ज्यादा होगा। अगर आपका हार्मोनिक्स ज्यादा है तो उसको रिड्यूस करने के लिए आपको फिल्टर चाहिए, ठीक है। तो सही ऑप्शन इधर चूज कर लेते हैं। इसमें जो दिया गया है आपका करंट हार्मोनिक्स ऑन एसी साइड एंड द वोल्टेज हार्मोनिक्स ऑन डीसी साइड, ठीक है। ये है आपका सही आंसर। मतलब फिल्टर क्यों यूज होता है, क्योंकि आपका एसी साइड में आपका करंट का हार्मोनिक्स रहता है और वोल्टेज साइड में आपका डीसी हार्मोनिक्स प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इसलिए आपका फिल्टर यूज किया जाता है। इस सवाल को देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग एडवांटेज विद रेस्पेक्ट टू द HVDC ट्रांसमिशन, ठीक है। हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन में जो स्पेसिफिक एडवांटेज जो है वो क्या है। पहला सवाल आपका, मतलब पहला जो दिया गया है पॉइंट और कंडीशन बोल सकते हैं आपको, तो दिया गया है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन। ऑप्शन 2 में दिया गया है आपका लो कॉस्ट ट्रांसमिशन। 3 में दिया गया है आपका हाई एफिशिएंसी, ठीक है। सवाल को और एक बार पढ़ लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग एडवांटेज विथ रेस्पेक्ट टू द HVDC ट्रांसमिशन। HVDC ट्रांसमिशन में जो एडवांटेज है वो क्या क्या है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन, ठीक है, क्योंकि लाइन लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन दिया जाता है, तो पहला सही हो गया। लो कॉस्ट इन द ट्रांसमिशन, उधर आपका जो स्किन इफेक्ट वगैरह वो सब क्रिएट नहीं होता है, इसलिए कॉस्ट ऑफ इफेक्शन उसका भी कम रहता है। और हाई एफिशिएंसी, ठीक है। हर वक्त याद रखना कि डीसी ट्रांसमिशन एज कंपेयर टू एसी ट्रांसमिशन अगर देखा जाए तो डीसी में एफिशिएंसी ज्यादा होगा सर्टेन डिस्टेंस तक, ठीक है। अगर ज्यादा डिस्टेंस तक होगा तो एसी में एडवांटेज ज्यादा होगा, क्योंकि डीसी को हम स्टेप अप नहीं कर सकते पर एसी को कर सकते हैं, ठीक है। और उसका लाइन लॉसेस को मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो तीनों सही हो गया, मतलब ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर 1, 2, 3, ठीक है। चलते हैं आगे। इन HVDC ट्रांसमिशन देयर आर प्रीडोमिनेंट, देखिए एक सवाल पहले गया था, इस तरह से एक सवाल गया था, ये वाला सवाल देखिए। हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांसमिशन फिल्टर क्यों रिक्वायर करता है। करंट हार्मोनिक ऑन एसी साइड एंड वोल्टेज हार्मोनिक ऑन डीसी साइड। इसके बाद ये वाला जो सवाल आया, इस वाला सवाल को देखिए। HVDC ट्रांसमिशन देयर आर प्रीडोमिनेंट, ठीक है। तो प्रीडोमिनेंट क्या है, प्रभावी जिसको बोलते हैं, ठीक है। इधर हिंदी में भी लिखा हुआ है, कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा। प्रभावी मतलब ज्यादा इफेक्ट किस लिए पड़ता है। वो भी सेम क्वेश्चन, वोल्टेज में बोला था कि डीसी साइड का वोल्टेज का हार्मोनिक्स और करंट में एसी साइड में करंट का हार्मोनिक्स, ठीक है, उसको रिड्यूस करने के लिए वो वाला फिल्टर यूज होता है, ठीक है। तो इधर आपका ऑप्शन ए सही आंसर होगा। चलते हैं आगे। कंडक्टर ऑफ हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन आर सस्पेंडेड फ्रॉम द टावर टू। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन का टावर, अगर टावर की बात करते हैं तो टावर का कुछ आप इस तरह से देखे होंगे, ठीक है। इस तरह से टावर देखे होंगे। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन ये वाला इस तरह से रहेगा, उसका क्रॉस आर्म इस तरह से उसका क्रॉस आर्म रहेगा, इसमें सप्लाई किया होगा, ठीक है। सवाल दिया गया है कि आपका कंडक्टर ऑफ हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन आर सस्पेंडेड फ्रॉम द टावर टू। तो टावर से ज्यादा यूज
क्यों किया जाता है? इंक्रीजिंग द क्लियरेंस फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, आपका जो ग्राउंड क्लियरेंस इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, ग्राउंड का क्लियरेंस मतलब ग्राउंड से आपका वायर तक क्लियरेंस को इंक्रीज करने के लिए आपका टावर जो है आपका यूज किया जाता है। चलते आगे। एज कंपेयर टू 2 वायर डीसी डिस्ट्रीब्यूटर, ए 3 वायर डिस्ट्रीब्यूटर विथ सेम मैक्सिमम वोल्टेज आर यूज ओनली। क्या दिया गया है? एज कंपेयर टू 2 वायर डीसी डिस्ट्रीब्यूटर, 3 वायर डिस्ट्रीब्यूटर विथ सेम मैक्सिमम वोल्टेज द अर्थ यूज ओनली। ठीक है, वो होगा आपका 31.25% ऑफ कॉपर। ठीक है, 31.25% ऑफ द कॉपर आपका इधर सही आंसर होगा। चलते आगे। द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ए डीसी ट्रांसमिशन। इनमें से डीसी ट्रांसमिशन का एडवांटेज कौन नहीं है? ठीक है, डीसी का एडवांटेज देखें, नो चार्जिंग करंट, नो स्किन इफेक्ट, नो स्टेबिलिटी प्रॉब्लम, चीप कन्वर्टर। ठीक है, तो सस्ता कन्वर्टर है ना, ये उसका एडवांटेज नहीं है, क्योंकि नो स्किन इफेक्ट उसका एडवांटेज है, आपको तो पता है। नो चार्जिंग करंट भी उसका एडवांटेज है, नो स्टेबिलिटी प्रॉब्लम भी उसका एडवांटेज है, पर जो चीप कन्वर्टर है ना, तो उसका वो एडवांटेज नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इधर आपका आएगा, जो सही आंसर ऑप्शन डी आएगा। चलते आगे। HVDC मोनोपोलर लिंक इज यूज। मैं आपको बोल देता हूँ कि जो डीसी लिंक यूज होता है ना, जो डीसी लिंक है, डीसी लिंक, ठीक है, डीसी लिंक जो है वो एक रहता है आपका मोनोपोलर और एक रहता है बाइपोलर। एक रहता है बाइपोलर, एक रहता है उसका होमोपोलर। ज्यादातर आपका बाइपोलर यूज होता है, उसका 2 वायर का रहता है, मोनोपोलर एक ही रहता है। ठीक है, तो इसमें दिया गया कि HVDC मोनोपोलर लिंक इज यूज। मोनोपोलर लिंक क्यों यूज होता है? देखिए ऑप्शन में दिया गया है, वन कंडक्टर यूजुअली ऑफ नेगेटिव पोलरिटी। ठीक है, मोनोपोलर लिंक में जो वायर रहता है ना, उसमें एक कंडक्टर यूजुअली नेगेटिव पोलरिटी में ही रहता है। तो ऑप्शन है इधर आपका सही आंसर है। चलते आगे। द मेथड यूज टू इम्प्लीमेंट द एसिंक्रोनस लिंक। ठीक है, कौन सा मेथड आपका यूज किया जाता है इम्प्लीमेंट करने के लिए एसिंक्रोनस लिंक? ठीक है, वो है आपका डीसी बैक टू बैक कनेक्टेड कन्वर्टर। ठीक है, डीसी बैक टू बैक कनेक्टेड कन्वर्टर आपका यूज किया जाता है मतलब एसिंक्रोनस मेथड को इम्प्लीमेंट करने के लिए। चलते आगे। द वोल्टेज ऑफ द सिंगल फेज सप्लाई टू रेसिडेंटल कंज्यूमर इज, ये तो आप आसानी से बता सकते हैं, 230 वोल्ट। ठीक है, फिलहाल आगे चलते हैं। With which of the following are step up substation is located? Which of the following are step up substation is associated? ठीक है, स्टेप अप सबस्टेशन कहाँ एसोसिएटेड होता है? वो तो आपका होता है जनरेटिंग स्टेशन पे। तो आपको पता होगा, क्योंकि जनरेटिंग स्टेशन पे ही हम वोल्टेज को स्टेप अप कर सकते हैं, और कहाँ पे भी हम वोल्टेज स्टेप अप नहीं कर सकते। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह सा जो सवाल है ना, बहुत आसान रहता है। आपको थोड़ा अगर रीजनिंग अप्लाई करेंगे, रीजनिंग मतलब आपका दिमाग का सेंस, अगर कुछ भी एक सेंस लगा लेंगे तो इस वाला सवाल का आंसर निकल आएगा। जीटीडी की मैं बात करता हूँ, अगर आप थोड़ा भी सेंस लगाएंगे तो आपका पावर प्लांट में हर चीज का आंसर आप दे सकते हैं। प्रॉब्लमेटिक की बात अलग है, थ्योरेटिकली सवाल का आंसर आप दे सकते हैं अगर थोड़ा बहुत आप समझे होंगे तब। तो आप चाहे हाइड्रो पावर बता लीजिए या थर्मल के बता लीजिए, सारे का सारा चीज सेमी कंडीशन आपका फॉलो करता है। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते आगे। इन HVDC सिस्टम द AC हार्मोनिक विथ गैस इफेक्टिव एलिमिनेटेड विथ 12 वोल्ट्स। थोड़ी देर पहले मैं इसका बात आपको कर रहा था कि 12 वोल्ट्स ब्रिज कन्वर्टर क्यों यूज होता है। वो आपका यूज होता है हार्मोनिक को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, हार्मोनिक को रिड्यूस करने के लिए आपका यूज होता है 12 वोल्ट्स ब्रिज कन्वर्टर। ठीक है, अरे बाप रे, इधर ऑप्शन क्या क्या दिया गया है?
ट्रिपलिन हार्मोनिक्स, ट्रिपलिन विथ फिफ्थ हार्मोनिक, ट्रिपलिन फिफ्थ एंड सेवेंथ हार्मोनिक, फिफ्थ और सेवेंथ हार्मोनिक, ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, 12 वोल्ट ब्रिज कन्वर्टर जो क्यों यूज होता है, क्योंकि फिफ्थ और सेवेंथ हार्मोनिक को एलिमिनेट करने के लिए यूज होता है। देखिए अगर इधर आप ये थोड़ा डीपली क्वेश्चन दिया गया है, अगर इस तरह से क्वेश्चन नहीं होंगे, सिर्फ सिंपली यूज पूछा होगा कि 12 वोल्ट ब्रिज कन्वर्टर आपका क्यों यूज होता है, तो आप सिंपली आंसर दे सकते हैं कि हार्मोनिक को रिड्यूस करने के लिए आपका 12 वोल्ट डीसी कन्वर्टर यूज होता है। फिर चलते आगे, क्या देंगे, द फॉलोइंग सिस्टम इज नॉट जनरली यूज। ठीक है, इनमें से कौन सा जो सिस्टम है ज्यादातर यूज नहीं होता है, वो है, आप आसानी से बता सकते हैं, सिंगल फेज 4 वायर सिस्टम। ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर है। जिसको भी दिक्कत है इसमें कमेंट सेक्शन में डाल सकता है, मैं उनको और एक बार समझा दूंगा। फिलहाल चलते हैं आगे, हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन रिक्वायर्ड फिल्टर। ठीक है, ये वाला सवाल रिपीट हो गया है, क्योंकि बता के आया था कि फिल्टर क्यों रिक्वायर्ड होता है। अगर आप एसी साइड का करंट और डीसी साइड का वोल्टेज इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए, जो हार्मोनिक को रिड्यूस करने के लिए आपका फिल्टर इधर यूज होता है। ओवरहेड सिस्टम इज डिजाइन फॉर ऑपरेशन अप टू। ओवरहेड सिस्टम कितना तक डिजाइन हुआ है ऑपरेशन होने के लिए, वो है 400 केवी। फिलहाल काम चल रहा है 750 केवी का काम चल रहा है। ठीक है, फिलहाल अब तक जो ऑपरेशन के लिए यूज होता है वो 400 केवी के लिए है, पर ये वाला अलग कंस्ट्रक्शन अब तैयार हो रहा है। चलते आगे, द कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर इज 132 केवी। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर इज 132 केवी is raise 100 per meter when the transmission voltage is increased to 220 kV. The cost of the conductor is, ठीक है, कंडक्टर का कॉस्ट क्या होगा वो पूछ रहा है। तो मैं इसका फॉर्मूला पहले जो बताया था कि ट्रांसमिशन का कॉस्ट 1/v² के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इधर कुछ इस तरह से होगा कि मैं अगर बात करूंगा कॉस्ट इन ट्रांसमिशन 1, मतलब C1 का लेते हैं, अगर C1 का लेते हैं 132 और C2 का लेते हैं 220 kV। ठीक है, तो 132 का स्क्वायर और 220 kV का स्क्वायर करके ये वाला निकलेगा। तो दिस इंप्लाइज आपको C1 गिवन है कितना, 100 पर मीटर दिया गया है, इज इक्वल टू 132 का स्क्वायर। ठीक है, इधर थोड़ा गलत ये हुआ है, अगर आपको नहीं समझा, क्योंकि मैं इधर आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि 1/v² का होगा। ठीक है, तो 1/v² मतलब ये वाला सेक्शन इधर नहीं हो सकता है, क्योंकि 1/v² मतलब उधर आपका थोड़ा मिट कर आएगा। मतलब अगर C1 ऊपर है तो C1 का एक्रोस में वैल्यू कितना है 132, तो ये वाला आएगा 132 नीचे आ जाएगा, 132 का स्क्वायर ऊपर आ जाएगा 220 का स्क्वायर। ठीक है, तो C1 का वैल्यू कितना दिया गया है 100, नीचे है C2, ये आपका 220 का स्क्वायर, इस तरह से लिख सकता हूँ 220 मल्टीप्लाइड बाई 220 होल डिवाइड बाई 132 मल्टीप्लाइड बाई 132, आसान से लिख सकता हूँ ना। अगर मैं और थोड़ा कन्वर्सन कर लेता हूँ तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, C2 को ऊपर ले आता हूँ। ठीक है, अगर C2 को ऊपर ले आता हूँ, C2 को अगर ऊपर ले आता हूँ तो क्या होगा 132 मल्टीप्लाइड बाई 132 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइड बाई 220 मल्टीप्लाइड बाई 220, तो 0 और 0 इसका 2 0 कट जाएगा। अगर मैं 11 में काटने के लिए आऊँ तो ये 12 में कटेगा, ये 2 में कटेगा और ये 6 में कट जाएगा। ठीक है, इस तरह से इन दोनों का भी हो कट कर 6 हो जाएगा। तो C2 का वैल्यू कितना आएगा 36 आपका आएगा C2 का वैल्यू। देखिए ऑप्शन ए में दिया है 36। ठीक है, 36 पर मीटर।
तो ये आपका सही आंसर होगा। तो इस इक्वेशन आप याद रखिए, जो फॉर्मूला के बारे में मैं बता रहा था कि C1 डिवाइड बाई C2 इज इक्वल टू V2 डिवाइड बाई V1। रिलेशन कुछ आपका इस तरह से रहेगा। ठीक है, चलते हैं आगे। इन केस हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन हाउ मेनी मिनिमम कंडक्टर आर रिक्वायर्ड। तो डीसी ट्रांसमिशन में 2 ही कंडक्टर आपका यूज होता है, आपको पता है। ठीक है, और अगर मैं एसी की बात करूं तो सबसे ज्यादा प्रिफरेबल क्या है, 3 फेज 4 वायर ट्रांसमिशन। चलते हैं आगे। इन 3 फेज ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट, 3 फेज ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट ऑफ HVDC ट्रांसमिशन, द रेशियो ऑफ आउटपुट डीसी वोल्टेज टू इनपुट एसी वोल्टेज। ठीक है, रेशियो ऑफ आउटपुट डीसी वोल्टेज टू इनपुट डीसी वोल्टेज का रेशियो कितना रहता है, 0.1 आपका रहता है। ये वाला सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है, आप मार्क कर लीजिए। मोस्ट इकोनॉमिक लोड ऑन एन ओवरहेड लाइन इज। ठीक है, ओवरहेड लाइन में सबसे इकोनॉमिक लोड आपका क्या रहता है, ग्रेटर देन द न्यूट्रल लोड, लेस देन द न्यूट्रल लोड, इक्वल टू द न्यूट्रल लोड, नॉन ऑफ दिस। ये वाला तो मस्त क्वेश्चन है, मतलब सबसे जो बोलते हैं ना, सबसे फाइन क्वेश्चन मैं इसको बोलूंगा आपके लिए। तो ये आपका है होमवर्क, आप इसको करके आएंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। इन HVDC सिस्टम बोथ जनरेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड आर DC। Generation is AC and distributed DC. Generation AC, transmission is AC. Both generation and distribution are AC. हाई वोल्टेज DC सिस्टम, HVDC मतलब जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों आपका DC होगा। ये आपका है सही आंसर। चलते हैं आगे। द पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन इज। पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन इज क्या है, प्रोपोर्शनल टू द ट्रांसमिशन वोल्टेज, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द ट्रांसमिशन वोल्टेज। बताया था अभी पहले, ट्रांसमिशन कैपेसिटी प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द ट्रांसमिशन वोल्टेज ही रहता है, वी स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल रहता है। चलते हैं आगे। द ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, द प्रोमिसेबल वोल्टेज वेरिएशन। ठीक है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में दोस्तों मैं और एक बार बताता हूँ, प्लस और माइनस 12% वेरिएशन होता है। फिलहाल आपका ऑप्शन में अगर 12% नहीं है तो ऑप्शन बी आप क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि प्लस और माइनस 10% ऑप्शन पे दिया गया है। और चलते हैं आगे। इन ए सप्लाई सिस्टम द कॉस्ट ऑफ द कंडक्टर इज। ठीक है, सप्लाई सिस्टम कंडक्टर का कॉस्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है, सप्लाई सिस्टम में कॉस्ट ऑफ द कंडक्टर किसके साथ डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये भी एक आपके लिए बहुत फाइन सवाल है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। देखिए, जितना भी आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप प्लीज होमवर्क को करके कमेंट सेक्शन पे डालिए, क्योंकि आप कितना होमवर्क कर रहे हैं ये मेरे को जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपका अगर कुछ भी डाउट रह जाएगा तो मेरे को ही इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना। तो इसलिए बताता हूँ, आप अगर होमवर्क जो भी कर रहे हैं आप डाल सकते हैं उधर। ठीक है, चलते आगे। With increasing the value of voltage and the power factor, the cost of the transmission line conductor। ठीक है, with increasing the value of voltage, और वोल्टेज और पावर फैक्टर ऑफ ट्रांसमिशन कंडक्टर का अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसका कॉस्ट क्या होगा, कॉस्ट भी का इंक्रीज होगा। द कॉस्ट डैमेज ऑफ द लीड शीथ ऑफ द केबल। लीड शीथ जो आपका इंसुलेशन दिया गया था ना, लीड शीथ इंसुलेशन, ये वाला जो लीड शीथ इंसुलेशन जो इसका कॉज क्या है, डैमेज होने का कॉज क्या है। ऑप्शन ए में दिया गया है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द लीड थ्रू द वाइब्रेशन। ऑप्शन बी में आपका दिया गया है केमिकल एक्शन ऑन द लीड विथ बुरीड विद द अर्थ, सही दिया गया है। मैकेनिकल डैमेज तो प्रिफरेबल रहता है, तो ऑप्शन डी इधर आपका आएगा, ऑल ऑफ दिस। Voltage is primarily used for long distance power transmission to reduce the time of transmission, reduce the transmission losses, make the system reliable, none of the above। देखिए इधर ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर है, reduce the transmission losses। ठीक है,
तो चलते हैं आगे। द पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन, पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन वो क्या है, प्रोपोर्शनल टू। तो इस सवाल का आंसर जो दिया गया है ऑप्शन पर लेते हैं, क्या दिया गया है, प्रोपोर्शनल टू द ट्रांसमिशन वोल्टेज, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द ट्रांसमिशन वोल्टेज। ऑप्शन बी इधर आपका सही आंसर आएगा। चलते हैं आगे। इन HVDC system converter act as a rectifier when the firing angle alpha is the, देखिए HV सिस्टम में जो आप फायरिंग एंगल रहता है ना अल्फा, अल्फा का वैल्यू हर वक्त आपका 0 से ज्यादा रहता है और 90 से कम रहता है। तो ऑप्शन बी इधर आपका आएगा सही आंसर। चलते आगे। लार्ज इंडस्ट्रियल कंज्यूमर आर रिक्वायर्ड टू द सप्लाई एनर्जी ऑफ, लार्ज इंडस्ट्रियल कंज्यूमर आर सप्लाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट, वो है आपका 66 kV। ये वाला सवाल को रट लीजिए, बहुत अच्छा सवाल है। Which of the following DC link not used in the HVDC transmission, ठीक है। मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया क्या है कि 3 तरह से आपका रहता है, आपका एक रहता है मोनोपोलर, बाइपोलर और होमोपोलर। ये जो 3 आपका डीसी लिंक ज्यादातर आपका यूज होता है, ठीक है। और हेट्रोपोलर ये वाला आपका नहीं यूज होता है। तो ऑप्शन डी जो है इधर आपका सही है। ऑप्शन डी जो है आपका इधर सही आंसर है। तो फिलहाल बाइपोलर की बात करता हूँ। बाइपोलर जो लिंक है वो ज्यादा मतलब वाइडली ये ही यूज होता है, ठीक है। अगर वाइडली में क्वेश्चन अगर डालूंगा कि वाइडली कौन सा डिसलिंक सबसे यूज होता है, वो आपका होगा बाइपोलर, ठीक है। बाइपोलर सिस्टम में भी 2 यार है, न्यूट्रल का नेगेटिव से आपका रिटर्न होता है। तो चलते आगे। द वैल्यू ऑफ इंक्रीजिंग एक्स टाइम द साइज, सॉरी द वैल्यू नहीं, इफ द वोल्टेज इज इंक्रीज एक्स टाइम द साइज ऑफ द कंडक्टर वुड बी, ठीक है। वोल्टेज अगर आपका एक्स टाइम इंक्रीज हो रहा है तो साइज भी उसके हिसाब से ही रहेगा, मतलब 1/x² टाइम में आपका रिड्यूस रहेगा। तो फिलहाल उधर आपका सही आंसर हो गया रिड्यूस टू 1/x² टाइम। चलते आगे। द कॉस्ट ऑफ एन ओवरहेड लाइन विल इंक्रीज इफ, द कॉस्ट ऑफ एन ओवरहेड लाइन विल इंक्रीज इफ conductor spacing is decrease, conductor spacing is increase, ground clearance is decrease। ओवरहेड लाइन में आपका जो कॉस्ट इंक्रीज क्यों होता है, अगर आपका कंडक्टर स्पेसिंग जो होगा इंक्रीज हो जाएगा, अगर कंडक्टर का स्पेसिंग अगर इंक्रीज हो जाएगा तो ओवरहेड लाइन में कॉस्ट जो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि अगर दोनों कंडक्टर के भीतर स्पेसिंग ज्यादा हो जाएगा तो आपको पता है कि लाइन का कैपेसिटेंस आपका डिक्रीज हो जाएगा, लाइन कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका कॉस्ट जो होगा इंक्रीज हो जाएगा। द चार्जिंग करंट इन ए केबल, ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी होमवर्क दिया जाता है फिलहाल आप उसको कमेंट सेक्शन पे बताइए, क्योंकि इंपॉर्टेंट सवाल आपको होमवर्क दिया जाता है, अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो उसको मैं समझाऊंगा, ठीक है। आप अगर आपका डाउट को खुद रख लेंगे तो कैसा चलेगा। तो चलते हैं। और तो फिलहाल आज का क्लास यही तक था। क्लास खत्म करने से पहले और एक चीज बता देता हूँ आपको। देखिए, हमें एक चीज मालूम है जो कि हमारा हाथ में है, वो है हमारा एफर्ट और हमारा डेडिकेशन। कितना डेडिकेशन लगा के हम पढ़ते हैं और कितना एफर्ट देते हैं उस पढ़ाई में, वो डिफाइन करता है तुम किस हिसाब से स्कोर करता है। अगर आपका स्कोर आपके लिए सेटिस्फाइड है, अगर आपका स्कोर आपके लिए सेटिस्फाइड है जी, हाँ मेरा एफर्ट के लिए ये वाला स्कोर सेटिस्फाई है, तो आप उसके लिए ही जिम्मेदार है। अगर आप कटअप क्लियर नहीं कर पा रहे, ठीक है, क्लियर नहीं कर पा रहे मतलब जो स्कोर आया है आपका कटअप से घट कर आया है, तो वो स्कोर का मतलब आप
पढ़ाई ठीक से नहीं किए होंगे या आप ज्यादा एफर्ट नहीं डाले होंगे पढ़ाई में, ठीक है, उस हिसाब से आप नेक्स्ट एग्जाम के लिए वो वाला जो आपका डेडिकेशन लेवल है उसको ज्यादा कीजिए और आपका एफर्ट जो है जोरदार लगा दीजिए। क्योंकि हर वक्त आप याद रखना कि वैकेंसी तो बहुत आते हैं, वैकेंसी बहुत आता है और चाहे 50 आए या 100 आए, 100 में भी तो लड़का सिलेक्ट होता है ना, तो 100 में आप क्यों नहीं होंगे। आपके दिमाग में वो वाला सवाल पहले लाए कि वो 100 में भी मैं रहूंगा। जिस दिन आप ये वाला जीत ठान लोगे तो उस दिन आपका सक्सेस के लिए पहला स्टेप शुरू हो जाएगा और चलकर नहीं, वो वाला भागने के लिए शुरू होगा, ठीक है। उस तरह से आप एफर्ट करेंगे तो बहुत जल्दी आप सक्सेस पा जाएंगे। फिलहाल एग्जाम तो 12 तारीख को है, ठीक है, तो 12 तारीख को पहले मतलब 11 तारीख या 10 तारीख को मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइडेड करूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैं इसलिए ये चीज बता रहा हूं कि वो नो नेगेटिव मार्किंग है, नो नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। इसलिए मैं बताऊंगा कि आप नो नेगेटिव मार्किंग में किस तरीका से ज्यादा सही कर सकते हैं, क्योंकि आपको अंदाज लगाना पड़ेगा उधर, तो अंदाजी से अंदाज लगा के ज्यादा किस तरह से सही कर सकते हैं मैं 10 तारीख को आपको बता दूंगा, जो कि आपका एग्जाम के लिए बहुत आसान होगा, ठीक है। तो दोस्तों आज का सेशन में यही खत्म करता हूँ, मिलते हैं अगले सेशन में। जय जगन्नाथ, जय भारत।